नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई में फिर मुंबई महानगर पालिका यानी पीएमसी के चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत के बयान से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। दरअसल एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने शनिवार को संकेत दिया कि शिवसेना यूबीटी बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने पत्रकारों से कहा कि पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनावों में संगठन के अकेले लड़ने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार दावेदार अधिक हैं। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ने को लेकर बातचीत जारी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तक कि जब अविभाजित शिवसेना का बीजेपी के साथ गठबंधन था, तब भी हमने पीएमसी और अन्य नगर निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े थे। हम ऐसा करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक नगर निकायों में एमवीए बरकरार रहेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार 21 दिसंबर को चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया है। चुनाव संचालन नियम 1961 के पहले अधिनियम 93(2)A में कहा गया था कि चुनाव से संबंधित अन्य सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। वहीं अब इस संशोधन को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग की पारदर्शिता और इस कानून को जल्दबाजी में संशोधित करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल करते हुए लिखा कि हाल के दिनों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मैनेज किए जाने वाली चुनावी प्रक्रिया में सबसे तेजी से कम होती सत्यनिष्ठा से संबंधित हमारे दावों का जो सबसे स्पष्ट प्रमाण सामने आया है वह यही है। पारदर्शिता और खुलापन भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को उजागर करने और उन्हें खत्म करने में सबसे अधिक मददगार होते हैं और जानकारी इस प्रक्रिया में विश्वास बहाल करती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस तर्क पर सहमति व्यक्त करते हुए चुनाव आयोग को सभी जानकारी साझा करने का निर्देश दिया। ऐसा जनता के साथ करना कानूनी रूप से आवश्यक भी है। लेकिन चुनाव आयोग फैसले का अनुपालन करने की बजाय जो साझा किया जा सकता है उसकी लिस्ट को कम करने के लिए कानून में संशोधन करने में जल्दबाजी करता है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से इतना डरता क्यों है। उन्होंने कहा कि आयोग के इस कदम को जल्द ही कानूनी चुनौती दी जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव संचालन नियम में सरकार की ओर से संशोधन के मुताबिक अब केवल 1961 के चुनाव नियमों के कागजात ही सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मौजूद रहेंगे, यानी चुनाव से जुड़े सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के हिस्सा नहीं रहेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचित इस बदलाव के साथ अब जनता सभी चुनाव संबंधी कागजात का निरीक्षण नहीं कर सकेगी। केवल चुनाव नियमों के संचालन से जुड़े कागजात की पहुंच जनता तक होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि राज्य का गढ़चिरौली जिला अगले 3 साल में नक्सल मुक्त हो जाएगा और गढ़चिरौली शहर भारत का स्टील सिटी होगा। विधानसभा में पिछले हफ्ते विपक्ष द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए फडणवीस ने राज्य भर में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और किसान केंद्रित पहलों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे गढ़चिरौली जिले का उत्तरी भाग नक्सल मुक्त हो चुका है और विकास की राह पर है। इस्राएली सेना के मुताबिक यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों ने राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल हमले किए हैं। इनमें से एक मिसाइल तेल अवीव पर गिरी, जिसमें 1 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। इस्राएल की एम्बुलेंस सेवा ने जानकारी दी कि हमले में घायल 16 लोगों को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई गई है। सभी घायलों को मिसाइल गिरने के बाद हुए धमाके में कांच लगने की वजह से चोटें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलों में से एक मिसाइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पार करने में सफल रही। ये मिसाइल तेल अवीव पर गिरी। इस्राएली सेना ने कहा है कि हूती विद्रोहियों की दागी गई मिसाइल को वह गिराने में नाकाम रहे। वहीं इस्राएली सेना ने कहा है कि हूती विद्रोहियों की ताकि कई मिसाइल को वह गिराने में नाकाम रहे और ये मिसाइल एक पार्क में गिरी।
इसराइल पर किए गए हमले को लेकर हूती विद्रोहियों का भी बयान आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोही गुट के प्रवक्ता याहया सारी ने कहा कि यमनी सशस्त्र बलों की मिसाइल ने जाफा के कब्जे वाले क्षेत्र में इसराइल के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया था। हमने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी और इसने लक्ष्य को भेदा है। आपको बता दें कि ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही गुट को फिलिस्तीन का समर्थक माना जाता है और गजा पर इसराइल के हमले के बाद से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर इसराइल की तरफ आ जा रहे कई जहाजों पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए हमले किए हैं। भारत के घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब के बल्लेबाज अनमोल प्रीत सिंह ने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड कायम किया है। शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के साथ हुए वनडे मैच में अनमोल प्रीत सिंह ने महज 35 गेंदों पर शतक जड़ा। यह लिस्ट ए श्रेणी के क्रिकेट मैच में भारत के लिए लगाया गया सबसे तेज शतक भी है। अपनी पारी में अनमोल प्रीत ने 12 चौके और 9 छक्के लगाए। आपको बता दें कि अनमोल प्रीत आईपीएल में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में भी नजर आ चुके हैं। वहीं अब अनमोल प्रीत ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें कि यूसुफ पठान ने साल 2009 में महाराष्ट्र के खिलाफ खेले गए लिस्ट ए के क्रिकेट मैच में महज 40 गेंदों में शतक लगाया था। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शहर के दलित छात्रों की मुफ्त विदेशी शिक्षा के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति भाजपा द्वारा अंबेडकर के अपमान का जवाब है। उन्होंने कहा कि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा कर रहा हूं। अब दलित समुदाय का कोई भी छात्र जो दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहता है, दिल्ली सरकार छात्रों के दाखिले के बाद उनका खर्च वहन करेगी। यह छात्रवृत्ति दलित समुदाय के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। केजरीवाल ने कहा कि हम डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा करके भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणियों को लेकर उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संसद में अंबेडकर पर दिए गए उनके बयान के बाद देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब इस बीच उनके बयान को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने 24 दिसंबर को देश भर में आंदोलन करने की बात कही है। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि देश में दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान और मानवीय हकूक के लिए अति मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय हैं। उनका अमित शाह की ओर से किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी आक्रोशित और आंदोलित हैं। अंबेडकरवादी बीएसपी ने इस क्रम में उनके बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की है, जिस पर अभी तक भी अमल नहीं किया जा रहा। मायावती ने कहा कि ऐसे में मांग ना पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात बीएसपी द्वारा की गई। इसलिए अब पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर 2024 को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर पूर्णतः शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जानकारी दी कि 22 से 23 तारीख को 150 शहरों में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रेस वार्ता करेंगे और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि बाबा साहेब जी का जिस तरह से अपमान करने की चेष्टा की गई, उसकी हम निंदा करते हैं। 24 दिसंबर को हर जिला मुख्यालय से हमारे नेता मार्च निकालेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा एक्साइज पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दिए जाने पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये फर्जी खबर सुबह से ही चल रही है।
मुझे नहीं पता कि इस जानकारी का सोर्स क्या है। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोई मंजूरी दी है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। मंजूरी का वह पत्र कहाँ है? दिल्ली एलजी ने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मामलों और भाजपा की शिकायत और कांग्रेस की शिकायत को अपराध शाखा को सौंपे जाने पर कहा कि यह बहुत दुखद है। केवल और केवल मीडिया में प्रचार बनाने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज निकाल दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी आगे खड़े थे और उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया, तो मामला किस पर बनता है? जो भाजपा के लोग थे वो नेता के पीछे होंगे और उन्होंने धक्का दिया। सच तो ये है कि अमित शाह ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक भाजपा एमएलसी सीटी रवि को गुरुवार को विधान परिषद में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह मेरे खिलाफ एक साजिश थी। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है जो एमएलसी और मंत्री रह चुका है, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुंडका के पूर्व विधायक भाजपा के दिल्ली कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। इसके अलावा 6 बार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य रहे सरदार बलबीर सिंह भी भाजपा में शामिल हुए। ओडिशा में विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना बनाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्र से पूर्वी राज्य के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। उन्होंने शुक्रवार को राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में यह मांग की। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बैठक में मांझी ने कहा कि हमें राज्य भर में विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना बनाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। मैं केंद्र से 2025-26 के बजट में ओडिशा में पर्यटन के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।